एपिसोड स्टार्ट होता है और वूरी सोचती है कि जब भी मैं भटक जाती थी, मुझे अपना रास्ता समझ नहीं आता था, तो आप हमेशा मुझे मेरा रास्ता दिखाते थे। इसीलिए मैं आपके ऊपर निर्भर होना चाहती थी और वो सब करना चाहती थी जो आप मुझसे कहते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रायजुन जो कर रहा है वो नहीं करना चाहता, और जिस तरह से वो जीना चाहता है उस बात को वो बस अवॉइड कर रहा है, या फिर चीजों को शायद से मैं उसके नजरिए से देख नहीं पा रही। जब मैं घर से भागी थी तब मैं बेवकूफ थी और मेरे पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था, और मुझे ऐसा फील होता है कि रायजुन को भी ऐसा ही महसूस होता है। मैं ये बात भी अच्छे से समझती हूँ कि सीनियर के कहने का क्या मतलब था। फिर वो रायजुन से कहती है कि रायजुन, तुम यहाँ पर इस तरह से नहीं आ सकते। पिछली बार मैंने तुम्हें इसलिए रुकने दिया था क्योंकि उस वक्त एक कारण था। हम लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं है बल्कि मैं तुम्हारी टीचर भी हूँ, इसलिए वापस चले जाओ। और वूरी सोचती है कि सीनियर एक बुरे इंसान नहीं है बल्कि वो जानते हैं सही गलत क्या है, इसलिए वो पहले खुद के और दूसरों के बीच में लाइन खड़ी कर देते हैं। जैसे कि जरूरत से ज्यादा परवाह दिखाना, इसे गलत तरह से भी देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से आसपास के लोगों को पता चलता है कि आप उनकी परवाह करते हैं, और आपकी यही आदतें हैं जो कि सब लोग नोटिस करते हैं। इसीलिए आपके आसपास के लोगों में शामिल होने से मुझे सेफ महसूस होता है। लेकिन पता नहीं किस कारण की वजह से आपने रायजुन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, और इस वजह से मुझे थोड़ा बुरा महसूस हो रहा है। जब मैंने उस वक्त रायजुन से जाने के लिए कहा था तो वो शांति से वहाँ से चला गया था, और उसका उस तरह का रिएक्शन मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैं लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसा वो रायजुन को समझते हैं रायजुन वैसा नहीं है। तभी वहाँ पर रायजुन और उसका दोस्त भी आ जाता है। उसका दोस्त वूरी को ऐसे देखकर डर जाता है। वूरी कहती है कि पहली क्लास के दौरान तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे नहीं याद, मैंने तुम लोगों को जाने की इजाजत दी थी। रायजुन का दोस्त कहता है कि वो स्टोर बस थोड़ी देर के लिए खुला था, इसलिए क्लास से हम लोग 1 मिनट से ज्यादा नहीं गए थे। तभी रायजुन कहता है, ओ ये तुम्हारा मंडे वाला ड्रेस है ना? वूरी को समझ नहीं आता। रायजुन सोचने लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा इसने सच में उसे पहन लिया, या इसके जितने भी कपड़े हैं वो सारे ओल्ड फैशन है। फिर वो वूरी से कहता है, टीचर तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले? क्या तुमने इन्हें खुद खरीदा है? फिर रायजुन का दोस्त वहाँ से बाथरूम चला जाता है। वूरी कहती, ये बताओ तुम अचानक से मेरे कपड़ों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? रायजुन कहता है, ये अचानक से नहीं है, मैं हमेशा से इस बात से क्यूरियस था। और वो सोचने लगता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनती हो, लेकिन उन कपड़ों को इसी तरह से अरेंज करा गया था कि तुम्हें कौन से दिन कौन से कपड़े पहनने हैं, और मुझे लगा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कपड़े पहनने की, लेकिन इसने तो पहन लिए। मुझे ऐसा लगता है कोई और इसके लिए कपड़े चूज करता है। काफी अजीब बात है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि खुद के कपड़े पहन सको। तुम कोई डॉल नहीं हो जिससे जो कपड़े चूज करके दिए जाए वही पहनो, और ये जाहिर सी बात है कि तुम्हें कंट्रोल करा जा रहा है। रायजुन कहता है, प्रीटी फेस के ऊपर ये कपड़े काफी बेकार लगते हैं। वूरी कहती है, तुम तो शब्दों का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हो, वैसे क्लास शुरू हो गई है, अब जाओ। रायजुन कहता है कि सॉलिड कलर्स तुम पर ज्यादा अच्छे लगेंगे, या फिर शायद न्यूट्रल। वूरी कहती है, तुम दोनों क्लास के दौरान चले गए थे इसलिए तुम दोनों को सजा मिलेगी। वूरी जा रही थी तभी रायजुन उसके बालों को टच करता है। वूरी घबरा जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? रायजुन कहता है, क्या तुम उस इंसान के लिए अच्छा नहीं दिखना चाहती जिसको तुम पसंद करती हो? वूरी थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती है, बकवास करना बंद करो, तुम मुझे परेशान कर रही हो, बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है इसलिए जल्दी से क्लास में जाओ। और रायजुन सोचता है कि उस वक्त मैं चुपचाप इसलिए वापस चला गया था क्योंकि मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझे जानकारी मिल गई थी। एक सस्पिशियस कपड़े जिससे किसी को कंट्रोल करा जा रहा है। पेरेंट्स जो अपने बच्चे के ऊपर गर्व करते हैं, इसके बावजूद कि वो भाग गई थी क्योंकि वो टीचर नहीं बनना चाहती थी। और इसके अलावा तुमने मेरी साइड क्यों ली थी? क्योंकि दूसरे टीचर ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। फिर उसी लड़के को देखते हैं जो रायजुन के साथ था। उसका दोस्त उससे कहता है, ये बताओ कि तुम्हें इतनी सारी चीजें कहाँ से मिली? तो लड़का कहता है कि रायजुन ने मुझे अपना कार्ड इस्तेमाल करने के लिए दिया था, वो तो बहुत अमीर है। तभी वो ऑरेंज बार वाला लड़का कहता है कि भूल जाओ, मैं इसे खाने नहीं वाला। पहला लड़का कहता है, लेकिन थोड़े तो खा लो, ये सब तो फ्री है। दूसरा लड़का कहता है, उस बेवकूफ की दी हुई चीज मैं कोई नहीं खाने वाला। पहला लड़का कहता है, क्या तुम रायजुन की बात कर रहे हो? लेकिन उसने करा क्या है? दूसरा लड़का कहता है कि वो पूरी तरह से पागल है, तुम उसको जाने बिना बस उसके साथ घूम रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वूरी सोच रही थी कि मेरी माँ इस तरह की इंसान है कि कपड़े पर लगे हुए एक धागे को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब भी जरा सा भी धागा नजर आता था वो उसे काट देती थी। दूसरी ओर
मेरी नानी ने कहा था कि उन्हें ये सब कुछ माँ के लिए करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए माँ ये सब कुछ मेरे लिए करती हैं। उनके पहनाए कपड़ों से कभी कभी मेरा एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता था, लेकिन आगे चलकर यही चीज मेरे लिए परेशान करने की वजह बन गई। फिर वो रायजुन की बात याद करती है जब रायजुन ने कहा था क्या तुम उस इंसान के लिए अच्छा नहीं दिखना चाहती जिसे तुम पसंद करती हो, और वूरी के सामने फिर से ट्यूसडे वाले कपड़े रखे थे और वो सोचती है जाहिर सी बात है कौन अच्छा नहीं दिखना चाहेगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो उन्हीं कपड़ों को पहनकर आई थी, सोचती है लेकिन अंत में मैंने उन्हीं कपड़ों को पहनना जारी रखा। मुझे यकीन है कि वो मुझसे मजाक कर रहा था, लेकिन वो मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहा है। लेकिन दूसरी ही ओर मैं ये बात भी सोच रही हूँ कि शायद से वो मजाक नहीं था। हालांकि उस दिन रायजुन जब मेरे कमरे में मौजूद था वहाँ पर मुझे एक बैग मिला। मैंने उससे कहा था कि उससे इसे लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जिद करता रहा। मैं ये सोच रही थी कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि वो बार बार मुझे लाकर दे रहा है। फिर वूरी उसको निकालती है तो उसके अंदर शैम्पू जैसी कुछ बॉटल्स रखी थी और वूरी सोचती है कि वो बस एक आम सा हाउस वार्मिंग गिफ्ट था, लेकिन उसे तो ये खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, वो मुझे क्यों दे रहा है। फिर वो घूम घूम कर उसी बॉटल को देखने लगती है और फिर अपने कैंडल्स की तरफ देखकर सोचती है इंडिपेंडेंट होने के बाद फाइनली मैंने उन चीजों को खरीदा था जो कि मेरे टेस्ट को सूट करती हैं, और ये वैसी ही चीज थी जो कि मुझे पसंद थी। क्या उसे ये तब पता चला होगा जब वो मेरे घर पर रुका था। मैंने मन ही मन सोचा उसकी एक अलग साइड भी है, लेकिन मुझे सब कुछ वापस करना पड़ेगा। हाउस वार्मिंग के नाम पर उससे इस तरह से चंदा लेना ठीक नहीं है। हालांकि मेरे माँ के दिए हुए कपड़ों को मैं पहनना जारी रखूंगी, क्योंकि किसी तरह से भी मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जब काम पर आती हूँ तो किसी को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी भी ज्यादा बुरी नजर आती हूँ। तभी कोई वाव कहता है और वूरी डरते डरते पीछे देखती है। वहाँ पर रायजुन के साथ उसका दोस्त था जो कहता है मिस बैंक आप तो बहुत क्यूट लग रही हैं। दूसरी लड़की भी कहती है मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। वूरी को इतनी ज्यादा शर्म आती है कि वो अपना सर दीवार पर मार लेती है। वो लड़कियां कहती हैं आप फिक्र मत करिए मिस बैंक, हमने कुछ भी नहीं देखा। तभी वूरी को कुछ याद आता है, वो पीछे मुड़कर कहती है ये बताओ तुम्हें फिजिकल क्लास जाना था ना। लेकिन रायजुन कुछ कहता नहीं, वो वूरी को ऊपर से नीचे देखता है और अपना मुंह मोड़ लेता है। वूरी सोचती है मैं जानती थी ये बस मुझे परेशान कर रहा है, आखिर इसे अचानक से क्यों इतनी चिंता हो रही है कि मैं क्या पहनती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते रायजुन और बाकी बच्चे डॉज बॉल खेल रहे थे। बाकी लड़कियां ऊपर से देखते हुए कह रही थी देखो रायजुन पहले से ज्यादा खुश लग रहा है, मतलब अगर वो डॉज बॉल खेलना चाहता है तो उसे मेन टीम में वापस आ जाना चाहिए, वो वहाँ पर क्या कर रहा है। ऐसा चलता रहा तो वो ह्यूमैनिटीज क्लास में सेटल हो जाएगा और हम लोग अपने किसी इतने बड़े अचीवर को नहीं खो सकते। जीहो भी आकर रायजुन की तरफ देखने लगती है जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। सारी लड़कियों ने रायजुन के आसपास घेरा बना लिया था कि वो रायजुन को बिल्कुल भी बॉल नहीं लगने देंगी, लेकिन ये देखकर सारे लड़कों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी टीम की लड़की कहती है सीधा उसके मुंह पर बॉल मारना। फिर वो लोग बॉल थ्रो करते हैं तो एक लड़का हार जाता है। धीमे धीमे कर कर बहुत सारे लोग हार गए थे, सिर्फ 2 लोग बचे थे। दूसरी टीम की लड़की कहती है कि मैं रायजुन के साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी लड़का आकर उसके हाथ से बॉल छीनकर रायजुन की तरफ फेंक कर मारता है। वो बॉल उसकी तरफ आ रही थी और लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रायजुन को प्रोटेक्ट करे। तभी रायजुन उसे दूर कर देता है और खुद बॉल को रोक लेता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके हाथ पर खरोच भी आ गई थी और वो हार भी गया था। वो लड़की शर्माते हुए कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी वैसे। फिर रायजुन जाकर साइड में बैठ जाता है और कहता है यार कितनी गर्मी है। लेकिन तभी वहाँ पर जीहो आती है और कहती है रायजुन क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। रायजुन बाकी लड़कियों से कहता है अगर टीचर मेरे बारे में पूछे तो उनको बता देना कि मैं नर्स ऑफिस गया हूँ। वो लोग जा रहे थे और सब लोग बात करने लगते हैं क्या ये लोग डेट कर रहे हैं। शायद से वो लोग अपने रिलेशनशिप को छुपा रहे हैं, वरना अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा बर्ताव कैसे करता। जीहो उसे साइड में ले आई थी। रायजुन कहता है क्या हुआ। जीहो कहती क्या मतलब क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है। लेकिन रायजुन को समझ नहीं आता। जीहो कहती है मैं तुम्हारे पैर के बारे में बात कर रही हूँ, तुम फिजिकल एजुकेशन क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो और अगले हफ्ते तुम्हारा प्लास्टर भी उतरने वाला है, तुम्हें इस बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था। लेकिन रायजुन बस इतना कहता है क्या सच में। जीहो कहती है तुम सच में मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो, तुम सिर्फ खुद के बारे में कैसे सोच सकते हो। मुझे इस बात से चिढ़ होती है कि मुझे ही सिर्फ तुम्हारी फिक्र होती है। मुझे इस बात का सुकून है कि तुम बेहतर हो रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। रायजुन कहता है कि तुम ज्यादा सेंसिटिव हो रही हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद
शायद से थक चुका होता। जीहो कहती है कि मैं ऐसी हूँ, ये तुम्हारी गलती है, तुम जानते हो कि मैं भी थक चुकी हूँ, और ये बताओ क्या अगले हफ्ते सच में तुम्हारा प्लास्टर निकलने वाला है? तभी वो नीचे बैठ जाती है। रायजुन कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक? जीहो कहती है नहीं, बस सुकून की बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। रायजुन कहता है अब जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो ये बताओ कि तुम्हें मेरी चोट की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है? जीहो कहती सीरियसली तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है? रायजुन कहता है इसके अलावा मेरे डांस करने को लेकर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है? जीहो कहती है क्या तुम कोई लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हो? रायजुन कहता है नहीं, मैं बस क्यूरियस हो रहा हूँ। और रायजुन सोचने लगता है कि मेरे टैलेंट्स बंद गए, वो भी उन लालची लोगों के कारण जो कि मेरे आस पास हैं, और उन्होंने किसी खजाने की तरह मेरी क्षमता को चुराने की कोशिश करी। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जिस दिन मैं अपने पैशन को अच्छे से दिखा सकूं, और मैं चाहता था कि वो लोग उस पल को करीब से देखें। तभी जीहो कहती है कि मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही, तुम कभी डांस नहीं करोगे। रायजुन कहता है मुझे लगता है कि ये बात सच है क्योंकि मैं भी इमेजिन नहीं कर पा रहा, लेकिन आज की ही तरह मैंने अपना समय बिना सोचे समझे बिताया। मैंने डांस करने के बारे में सोचा भी नहीं, और ये बात इतनी भी बुरी नहीं थी। देखते हैं उन दोनों को खिड़की से झांक कर जीसंग और एक और लड़का देख रहा था। वो लड़का कहता है वाओ, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर क्या चल रहा होगा? फिर वो अपनी पेंसिल को छीलकर वहाँ से चला जाता है। जीसंग सोच रहा था वो यहाँ से एक पेंटिंग की तरह नजर आ रही है, नहीं बल्कि इसके अलावा वो एक आर्ट की तरह नजर आ रही है। इन ख्यालों में खोए हुए की वजह से उसकी ही पेंसिल से उसकी उंगली कट जाती है, और वो चिल्लाकर कहता है धत्तेरी की, मैं अपने डिल्यूजन से वापस आ गया। जीहो कहती है कि तुम अगले हफ्ते वापस आ जाओगे है ना? लेकिन वो रायजुन की तरफ देखती है जो हैरानी से कहीं तो देख रहा था। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि हम लोग इस बारे में अगले हफ्ते बात करते हैं। जीहो कहती है हे, हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन रायजुन चला जाता है, और जीसंग सोच रहा था ये अचानक से उठकर जाने क्यों लगा। गेट के बाहर एक दूसरे स्कूल के बच्चे को देखते हैं जो कह रहा था क्या वो बाहर नहीं आएंगे? आखिर हाई स्कूलर्स की जो छुट्टी होती है वो किस वक्त होती है? क्या हाई स्कूल के अंदर कोई कन्वीनियंस स्टोर होता होगा? तभी वहाँ पर रायजुन आकर कहता है कि ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो बच्चा कहता है काफी समय बाद मिले, क्यों क्या मैं यहाँ पर आकर अपने भाई से नहीं मिल सकता? मुझे इसकी भी इजाजत नहीं। और वो सोचने लगता है कि इन्हें तो क्लास में होना चाहिए था, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रायजुन कहता है कि ये बताओ क्या मॉम ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? रायजुन का भाई कहता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस आपको देखना चाहता था और मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो काफी अजीब बर्ताव कर रही है, मेरा मतलब वो पूरी अजीब हो गई है। रायजुन कहता है कि भूल जाओ, मैं तुमसे कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। मैंने टैक्सी बुला दी है, इसलिए परेशानी खड़ी करना बंद करो और चुपचाप घर जाओ। रायजुन का भाई कहता है आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? रायजुन उसे टैक्सी में फेंक देता है और कहता है ये बताओ कि तुम मेरे स्कूल क्यों आए? बेहतर रहेगा कि दोबारा से तुम कभी मेरे स्कूल में मत आना। हाँ, बार बार मुझे टेक्स्ट करके परेशान मत करना, मुझे बहुत चिढ़ होती है। रायजुन का भाई कहता है तुम बहुत पत्थर दिल हो, और वो बड़बड़ाए जा रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है और रायजुन कहता है कि ये सब क्या बकवास थी। उसे यहाँ पर देखकर मेरा सब्र टूट गया। ताकि हमारी जनरेशन में ये जिद्दीपना चलता आ रहा है। फिर अगले दिन देखते हैं रायजुन बाथरूम में था, तभी जीसंग उससे कहता है तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा से आएगा। रायजुन कहता है सच में वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उससे कुछ भी कह लूं, उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसता। जीसंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। वो अभी बस 10 साल का है, तुम उससे बातचीत कर कर मामले को सुलझा सकते हो। रायजुन कहता है उससे बात करना ऐसा है जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जीसंग कहता है अरे यार, उससे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा छोटा भाई है। तो रायजुन की शर्ट में अपने हाथ पोंछ कर चला गया था। रायजुन कहता है क्या तुम आर्ट बिल्डिंग से सिर्फ इतना कहने के लिए यहाँ पर आए थे? रायजुन सोचने लगता है ऐसे लड़के जिनको एक अच्छे घर में पाला गया है वो शायद ऐसा ही कहते हैं। उसने कहा कि मैं अच्छे से बर्ताव करूँ, लेकिन वो मुझसे क्या उम्मीद रखता है? नेक्स्ट सीन देखते हैं, स्कूल खत्म हो गया था, रायजुन जा रहा था। वो पीछे किसी से कहता है कि तुम कब तक मेरा पीछा करने वाले हो? ऐसा चलता रहा तुम मेरे घर चले जाओगे क्या? तुम जानना चाहते हो कि मैं कहाँ पर रहता हूँ? रायजुन का भाई कहता है मैंने आपसे कहा ना, मुझे आप पर जासूसी करने के लिए नहीं भेजा गया है, और मैं आपको बता दूं कि मॉम ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। रायजुन कहता है तो घर वापस जाओ और मॉम को ये बात बता दो कि मेरी जिंदगी जो अभी चल रही है मैं उसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए उनको ऐसी बचकानी हरकतें करना बंद कर देना चाहिए। और हाँ, मेरा घर वापस आने का कोई भी इरादा नहीं है। और रायजुन सोचने
सोचने लगता है सच कहूँ तो अच्छा बर्ताव करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शुरुआत से हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। दूसरी तरफ वूरी को देखते हैं जो बस से उतरती है और सोचती है मुझे उन सारी साइड डिशेस को पूरा करना है जो मॉम ने मुझे भेजी थी, लेकिन ये कुकिंग वुकिंग मेरे पास की बात तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये बात समझ गए होंगे कैफेटेरिया का खाना कितना अच्छा है। कोई तुम्हारे लिए खाना तैयार करता है, यहाँ तक कि बर्तन भी धोता है, तो ये आशीर्वाद से कम नहीं। फिर वो अंदर जा रही थी तभी उसे गली से कुछ आवाज आने लगती है। वहाँ पर रायजुन का भाई उससे कह रहा था तुम कहीं और क्यों रह रहे हो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। रायजुन कहता है लेकिन ये वो जगह है जो कि तुम्हारे डैड ने मुझे दी है। उसका भाई उसे मारते हुए कहता है ऐसा मत कहो, हम लोग फैमिली हैं और मैं तुम्हारा भाई हूँ। रायजुन कहता है क्या कहा भाई? मुझे लगता है कि शायद सौतेले भाइयों को भी फैमिली कहा जाता है ना? लेकिन ये बात सुनकर रायजुन के भाई को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अपने मॉम डैड की बात याद करता है। उसकी मॉम ने कहा था तुम मुझे लालची और बदतमीज समझते रहे, इसलिए जब तुम्हारे बेटे की बात आती है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। उसके डैड कहते हैं क्या कहा? तुम्हारा बेटा? वो बस बच्चा है, तुम उसे मेरा या तुम्हारा कैसे कह सकती हो? उसकी मॉम कहती है क्या फर्क पड़ता है क्योंकि अब वो मेरा बेटा है। ये याद कर रायजुन का भाई उससे कहता है जब से मॉम कोलैप्स हुई है तब से वो पहले जैसी नहीं रही, वो अब बात भी नहीं करती। अगर वो मर गई तो ये सब कुछ आपकी गलती होगी। रायजुन कहता है कि वाह कितनी फनी बात है, तो अब तुम मुझे एक मर्डर बना रहे हो। चलो ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मॉम मुझसे इस तरह से क्यों चिपकी रहती है जैसे कि उनकी जिंदगी मुझ पर निर्भर करती है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास भी टैलेंट होता तो शायद से चीजें काफी अलग होती, क्यों तुम्हें नहीं लगता है? वोरी चिल्ला कर कहती है रुक जाओ बस बहुत हो गया, और वो सोचने लगती है मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को तकलीफ पहुँचा रहे हैं।